इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ वो 3 चीज़ें मेरे ओपिनियन के मुताबिक जिसने इस दुनिया को, मेरी और आपकी ज़िंदगी को आने वाले कम से कम 50 सालों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करना है। या आप इसको यूँ समझ लें कि 21st सेंचुरी को समझने के लिए ये 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाए, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके बारे में किसी को भी कोई गुमान ना हो, जिसके बारे में पहले से किसी ने एंटिसिपेट ना किया हो, जैसे कि कोरोना वायरस, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अदरवाइज़ इन 3 चीज़ों के मुकाबले में कोई चौथी चीज़ दुनिया में नहीं हो रही जो इन 3 चीज़ों का मुकाबला करे, हमारी दुनिया को शेप करने के लिए, मेरी और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए। आप इन तीनों में से किसी को भी पहले नंबर पर या तीसरे नंबर पर रख सकते हैं, लेकिन मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को। अब क्लाइमेट चेंज और इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का और क्लाइमेट चेंज का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। जब हम दुनिया की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि दुनिया की जो बहुत सारी सिविलाइजेशंस आज मौजूद नहीं हैं, उनके ख़त्म होने की, कोलैप्स होने की वजूहत क्या हैं, तो जो सबसे कॉमन वजह हमें नज़र आती है वो क्लाइमेट चेंज ही है। अब जो क्लाइमेट चेंज पहले होता रहा है, जिसकी वजह से हिस्ट्री की सिविलाइजेशंस ने कोलैप्स किया है, उस क्लाइमेट चेंज में और आज के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो बड़ा फ़र्क ये है कि पहले वाला क्लाइमेट चेंज कुदरती था, वो नेचुरल था, लेकिन आज का जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे अपने करतूतों की वजह से है। अब हुआ ये है कि पिछले 200 सालों में हमने सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल की है फॉसल फ्यूल से, जिसमें आता है कोल, ऑयल और गैस। इन सोर्सेज से जब हम एनर्जी हासिल करते हैं तो इनसे जो गैसेस निकलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल है, तो अगर आप इसकी साइंटिफिक स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इन सोर्सेज से एनर्जी हासिल करने से एक्चुअली में हम अपने प्लानट के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ग्लेशियर्स और आइसबर्ग पिघल रहे हैं, जिससे सी लेवल राइज कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग से वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, जैसे हमारे जंगलों को आग लग रही है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बारिशें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं मानसून के महीने में, जिससे फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये एक कॉमन थ्रेट है इस प्लेनेट के लिए। दुनिया में इस हवाले से काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिबेट काफ़ी सालों से चल रही है। तो हर पाकिस्तानी बच्चे और बड़े को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की एक बेसिक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर बाद में ये ना हो कि हम इसको भी ये कहने लग जाएंगे यार इसके पीछे कोई यहूदी की साजिश तो नहीं है। अब ख़ास तौर पे इसको फाइट करने के लिए दुनिया में जो हो रहा है उससे दुनिया बहुत तब्दील हो रही है। अब इसको फाइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सिंपली इसको फाइट करने का तरीका ये है कि हमने फॉसल फ्यूल से अपनी जान छुड़ानी है। अब हमने कोल, ऑयल और गैस को यूज़ नहीं करना और एनर्जी हासिल करनी है अब हमने रिन्यूएबल सोर्सेज से। अब हम सबको पता है कि पिछले 100 सालों में जिसने अपना कंट्रोल ऑयल के ऊपर रखा है, तो उसने दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, अब जबकि हम ऑयल से, गैस से अपनी जान छुड़ाने वाले हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सबसे ज़्यादा अब एक्सपर्ट होगा वो 21st सेंचुरी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है? तो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है, उसको स्टडी करना है और पाकिस्तान को भी इन सोर्सेज से एनर्जी हासिल करने की तरफ अब बढ़ना है। तो उसमें क्या है? उसमें है सोलर पैनल, उसमें है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, उसमें है विंड एनर्जी, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी हासिल अब हमने करनी है। और इसके अलावा बायोफ्यूल्स और ज़मीन से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन से भी एनर्जी हासिल करने की एक्सपर्टी अब दुनिया ले रही है। तो अब जो नेशन और कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी की एक्सपर्टी सबसे ज़्यादा हासिल कर लेगी, तो 21st सेंचुरी को सबसे ज़्यादा कंट्री वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब देखते हैं कि इस रेस में ये आने वाले 4-5 सालों में हमें क्लियर होगा कि इस रेस में सबसे आगे कौन है, अमेरिका है, यूरोप है या चाइना है। अब देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन सी वो चीज़ है जिसने इस दुनिया को, मेरी और आपकी लाइफ को आने वाले 50 सालों में सबसे ज़्यादा शेप करना है। तो वो फिनोमेना जो मेरे ओपिनियन में दूसरे नंबर पर है वो है द यूएस चाइना रिलेशंस। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उसका मेरी और आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो 50% से कम ही होगा। ठीक है, और जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर हो रही हैं उसका इम्पैक्ट 50% से ज़्यादा होगा। और पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर जो चीज़ हो रही है उसमें अगर हम एक चीज़ को सिलेक्ट करें तो वो ये है कि यूएस और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। अच्छा, ये समझाने के लिए कि इस चीज़ को देखना कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे ओपिनियन में पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की सोसाइटी, इसकी इकोनॉमी और इसके बिजनेस को जिस एक चीज़ ने, अगर मैं एक चीज़ चूज़ करूँ जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है फाटा बलूचिस्तान से लेकर कराची तक, तो वो एक चीज़ है 9/11। अब 9/11 जो है वो इस बॉर्डर के अंदर तो नहीं होता, ना ही 9/11 हमारी पॉलिटिक्स से
ओरिजिनेट होने वाली एक चीज़ है। 9/11 तो एक बाहर की चीज़ है, और उसने 9/11 ने ही पाकिस्तान को पिछले 20 से 30 सालों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, बल्कि बर्बाद कर दिया। चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, ठीक है। और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच में एक कॉपरेशन है, मतलब चाइनीज़ और अमेरिकन मिल के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो एक एक एरिया ऑफ स्टडी है उसके ऊपर अलग लोग रिसर्च कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 4-5 एरियाज़ ऑफ स्टडी बताता हूँ जिसमें चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत कुछ हो रहा है। अब इसमें जो एक एरिया है उसको मैं नाम देता हूँ कमांड ऑफ द सीज। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें रेस है दुनिया के ओशन को कंट्रोल करने की रेस है, क्योंकि दुनिया के ओशन को कंट्रोल करने से बहुत कुछ होता है। ख़ास तौर पे आप अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो जाते हो अगर आपका दुनिया के ओशन के ऊपर कंट्रोल हो। तो इस हवाले से दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि यहाँ पर चाइना और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, और कमांड ऑफ द सीज के हवाले से चाइना कहाँ स्टैंड करता है और अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से एक एग्जांपल देता हूँ। अब पाकिस्तान भी ट्रेड करता है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा लैंड करती है अमेरिका में, ठीक है। और कराची पोर्ट से लेकर अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को की पोर्ट तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 10,000 से 11,000 किलोमीटर का होगा। और रास्ते में इंडियन ओशन आता है, रेड सी आता है, मेडिटेरेनियन सी आता है, और अटलांटिक ओशन भी आता है। तो इस पूरे रास्ते में हमारी ट्रेड को प्रोटेक्शन चाहिए, वरना कोई हमारी शिप्स की पायरेसी भी कर सकता है, मतलब कि उसको लूट के भी लेके जा सकता है। तो इस रास्ते का जो स्टेटस को है वो ये है कि इस पूरे रास्ते की प्रोटेक्शन हमें मिल रही है अमेरिका के थ्रू, ठीक है। और इस प्रोटेक्शन का अमेरिका हमसे पैसे भी नहीं लेता, ठीक है। वो अपने टैक्स पेयर मनी से हमारी ट्रेड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपके माइंड में एक ये चीज़ रहनी चाहिए कि हमारी ट्रेड के हवाले से वो जो प्रोटेक्शन है ओशन की, वो दुनिया में कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब कमांड ऑफ द सीज़ के अलावा दूसरे एरियाज़ के मैं आपको नाम बताता हूँ। उसमें एक है क्रिटिकल रॉ मटेरियल को एक्वायर करना। अब हर तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो कोई रॉ मटेरियल अफ्रीका में पड़ा है, कोई रॉ मटेरियल अफगानिस्तान में पड़ा है, तो चाइना और अमेरिका इस रॉ मटेरियल को एक्वायर करने की रेस में लगे रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है हमें ये देखना चाहिए। उसके अलावा इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर हो रही है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट इस ट्रेड वॉर में जो हो रहा है उससे दुनिया के बिजनेसेस में बड़ा इम्पैक्ट है उसका, उससे दुनिया के बिजनेस की नेचर बदल रही है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर। तो इन टेक्नोलॉजीज़ की एक्सपर्टी हासिल करने की भी एक रेस है अगर 21st सेंचुरी को आपने इन्फ्लुएंस करना है। इसके अलावा एक साइबर स्पेस को डोमिनेट करने की भी रेस है। साइबर स्पेस हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया, अब इंटरनेट की वजह से एक साइबर स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो उसको डोमिनेट करने की भी एक रेस है। इसके अलावा दुनिया का एक मॉनेटरी सिस्टम होता है जिसमें करेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। तो डॉलर कहाँ स्टैंड करता है, पाउंड स्टर्लिंग कहाँ स्टैंड करता है, युआन कहाँ स्टैंड करता है। तो इनकी भी एक रेस है कि किसकी करेंसी कितनी इन्फ्लुएंस करती है मॉनेटरी वर्ल्ड में, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में अगर कोई वॉर के चांसेस हैं तो वो इंडो पैसिफिक में, जहाँ पर साउथ चाइना सी है और जहाँ पर ताइवान है। तो अगर 21st सेंचुरी में वॉर होगी, मिलिट्री वॉर, फिजिकल वॉर, तो उसके चांसेस जो हैं वो अब साउथ चाइना सी में और ताइवान में। और इसके अलावा जो एक और एरिया है जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ वो है ग्रेट गेम इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं 55-60, वो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और उनका दुनिया में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये बिग पावर जो है वो वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। तो उसकी भी एक रेस है। इन शॉर्ट बात यह है कि हमेशा दुनिया में कोई ना कोई 1, 2 या 3 ग्रेट पावर्स होती हैं, ठीक है। और जो दूसरे मुल्क होते हैं जो खुद ग्रेट पावर नहीं होते, उनको सर्वाइव करने के लिए और तरक्की करने के लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि उन ग्रेट पावर्स के बीच में क्या हो रहा है। तो आज की जो ग्रेट पावर्स हैं वो अमेरिका है और चाइना है। तो हमने देखना है कि आज की ग्रेट पावर्स के बीच में क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं जी पहले नंबर पर। तो वो डेवलपमेंट या वो फिनोमेना जिसने इस 21st सेंचुरी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करना है, तो उसका नाम है द डिजिटल रेवोल्यूशन। अब अगर कोई मुझे ये कहे कि 21st सेंचुरी को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो, तो वो एक सेंटेंस होगा द एरा ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन का दौर। तो अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, मैं इसको छोड़ देता हूँ आपकी इमेजिनेशन पर कि आप इमेजिन करें और एनालाइज करें कि इस मोबाइल ने और इसमें मौजूद इंटरनेट ने और इसमें लगे कैमरे ने हमारी दुनिया को कितना बदल दिया, हमारी इंडिविजुअल लाइफ को इसने कितना बदला है, हमारे फैमिली सिस्टम को नेगेटिव या पॉजिटिव इसने कितना बदला है, हमारे बिजनेसेस को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को। तो दुनिया के और हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को इस मोबाइल ने सबसे ज़्यादा बदल के रख दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है वो 3 चीज़ें जिसने 21st सेंचुरी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करना है। तीसरे नंबर पर मैंने रखा था क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। उसको फाइट करने के लिए जो हम कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेसेस और इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्पीड में तब्दील हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैंने रखा था द US चाइना रिलेशंस को।
क्योंकि उनके बीच में जो हो रहा है उससे हमारी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। और पहले नंबर पर मैंने रखा है द डिजिटल रेवोल्यूशन को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल, और इस मोबाइल से हमारी ज़िंदगी का हर पहलू चेंज हो रहा है। तो तीसरे नंबर पर है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरे नंबर पर है द यूएस चाइना रिलेशन, और पहले नंबर पर है द एरा ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन।